वेलकम टू PYQ डिकोडिंग सीरीज। वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी एंड पॉलिटी में थीम है पॉलिटिकल थ्योरी और उसके अंदर भी हम सब थीम्स कवर करेंगे। नेक्स्ट थीम इज लॉ, लिबर्टी एंड द रूल ऑफ लॉ। देखो, लॉ लिबर्टी पे अराउंड 6 टाइम्स क्वेश्चन आया है। लाइक 3 क्वेश्चंस आर हियर: रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। ऐसे ही नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी क्वेश्चंस आए हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ, लिबर्टी। तो अब हम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉज क्या होते हैं। हमें अगर सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है कि लिबर्टी का मतलब आजादी है, फ्रीडम है, तब भी हम इसको सोल्व कर पाएंगे लॉ की अंडरस्टैंडिंग से। फॉर एग्जाम्पल, लॉज का क्या काम है? लॉज एक तरह से सेट ऑफ रूल्स है जो आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर सोसाइटी बनाती है टू रेगुलेट द बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉज है। क्रिमिनल लॉज किस लिए बनाए गए हैं? टू एंश्योर दैट देयर आर नो क्राइम्स इन द सोसाइटी। अब क्राइम नहीं होगा सोसाइटी में तभी तो सबकी लिबर्टी प्रोटेक्ट रहेगी ना। मान लो आप बहुत कमा रहे हो एंड आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट देयर आर नो लॉज अगेंस्ट थेफ्ट, मर्डर, तो क्या आप सेफ हो? ना आप सेफ हो, ना आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। आप हमेशा डर में जी रहे हो ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू इंश्योर दैट लॉ इज नॉट द एनिमी ऑफ लिबर्टी, लॉ इज द प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी। क्योंकि लॉज नहीं रहेंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग विल ओप्रेस द वीक। तो वीक की तो कोई लिबर्टी नहीं है ना, मतलब जिसके पास ताकत है वो ओप्रेस कर पाएगा वीकर को। लेकिन अगर लॉज है तो एवरीवन इज प्रोटेक्टेड इक्वली, लिबर्टी फॉर ऑल। बेसिकली लॉ क्या करता है कि मान लो मेरे पास लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट एटसेट्रा, लेकिन मेरी लिबर्टी को मैं इस तरह से एक्सरसाइज करूंगा कि इट डज नॉट हार्म यू व्हेन देयर आर लॉज। मान लो हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है, लेकिन वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को हम अभी के लिए मान लेते हैं कि लॉज हैं। वो लॉज आपको क्या कर रहे हैं कि भाई आप अपनी फ्रीडम को उस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज करो कि वो दूसरों को हार्म ना करे। मतलब आप स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम से आप दूसरों को डिफेम नहीं कर सकते। और अगेन, लॉ रिस्ट्रिक्ट्स योर फ्रीडम टू हार्म मी। मतलब आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए मेरे को भी हार्म नहीं कर सकते, मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए आपको भी हार्म नहीं कर सकती। तो रिजल्ट क्या होगा? बोथ ऑफ अस कैन लिव इन सेफ्टी। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता लगी। हम अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ये ऑप्शन फर्स्ट साइट में आपको करेक्ट लग सकता है, बिकॉज ऐसा लगेगा कि भाई ज्यादा लॉज है, इसका मतलब हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करके। तो दिस ऑप्शन सीम्स करेक्ट एट द फर्स्ट साइट, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप की बात हुई है। अभी हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। मतलब कोई कानून नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके घर में जा एंटर कर रहे हो, किसका मर्डर कर रहे हो, किसके घर की चोरी कर रहे हो, तो क्या आपके पास लिबर्टी है? नहीं। ये स्टेटमेंट तो शॉर्ट करेक्ट है कि भाई अगर कानून नहीं होगा तो लिबर्टी तो मतलब इंश्योर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लॉ का पर्पज ही है टू इंश्योर लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। वी विल रीड अदर ऑप्शंस एज वेल। इफ देयर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल। कह रहा है कि अगर लिबर्टी का मतलब है कि कानून लोगों ने खुद ही बनाए हो, मतलब डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये रिलेशनशिप तो यहीं से मतलब वैलिड नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेते हैं गुड किंग्स का, तो वहां पे किंग लॉ बनाता था बट लिबर्टी होती थी। बेसिकली ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इज डेंजर। ये कह रहा है कि भाई लॉज को अगर आप जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो तो आपकी लिबर्टी डेंजर में है। ऐसा तो नहीं है। लॉज कई बार चेंज होते हैं विद द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, मीन्स विद चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सोशल मीडिया एरा में रह रहे हैं, तो आईटी रूल्स, आईटी एक्ट में चेंजेस होते रहते हैं। उसका पर्पज क्या है? टू सेफगार्ड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, टू सेफगार्ड प्राइवेसी, सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई ये रिलेशनशिप भी रॉन्ग हो गया कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ पे ज्यादा हम लीगल टर्म्स और ये पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये दो ऑप्शंस तो आउटराइट रिजेक्ट हो गए। इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? इफ द नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अब डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं। अब देखो, लिबर्टी जनरल सेंस में हमें ये फील होगा कि लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, बट क्या लिबर्टी इतनी ही है कि रिस्ट्रेंट्स नहीं है? इसको हम लिबर्टी बोलेंगे। अगेन अभी हमने बात की, अगर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होगा तो कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, तो इज दैट सिनेरियो करेक्ट? अब हम एक बार देखते हैं कि लिबर्टी की जो पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन क्या है या करेक्ट डेफिनेशन क्या है। देखो, लिबर्टी की के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी में,
और इसाई बर्लिन, ये एक थिंकर थे जिन्होंने इन दो कंसेप्ट के बारे में बात करी। और अगर लिबर्टी के बारे में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको ये थिंकर का नाम भी पता होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ DYQ एग्जामिनर कैन पिक अप हु गेव द टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ये थिंकर का नाम हो सकता है, अदर थिंकर्स हो सकते हैं, तो आपको चूज करना होगा राइट ऑप्शन। अब देखो दो कंसेप्ट में है, पहला है नेगेटिव लिबर्टी, दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या करता है, ये बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स, मतलब आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके ऊपर कोई कोएर्जन नहीं है। ये नेगेटिव इसलिए बोला है क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ की बात करता है। अब पॉजिटिव लिबर्टी बेसिकली आइडिया है फ्रीडम टू, मीन्स यू हैव फ्रीडम टू एजुकेशन, यू हैव फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, यू हैव फ्रीडम टू डेवलप योरसेल्फ। मतलब पॉजिटिव लिबर्टी डेवलपमेंट पार्ट पे फोकस करती है एंड इट इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस। यहाँ पे क्या था नेगेटिव लिबर्टी में, अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कोएर्जन, डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव लिबर्टी टॉक्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस दैट एक्चुअली अलाउ यू टू ग्रो और बेसिकली फैसिलिटेट योर ग्रोथ। अब कंप्लीट लिबर्टी की अगर हम बात करें तो वहां पे दोनों जरूरी है। नेगेटिव अलोन भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, पॉजिटिव अलोन भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, लेकिन मान लो आपके पास मीन्स नहीं है, राइट एजुकेशन नहीं है, तो क्या आप ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे? क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे? समझने वाली बात है। पॉजिटिव अलोन, मान लो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकते हो, आप IAS के लिए फाइट कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसके पास पावर है वो आपकी अपॉर्चुनिटी को छीन ले विद द हेल्प ऑफ माइट एंड मनी। तो अगेन दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। एक और अगर एग्जांपल में दूं, मान लो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू अर्न मनी, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, मतलब किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई किस तरह से बिहेव करेगा, तो उस कंडीशन में कोई भी आके आपका मनी छीन सकता है। नेगेटिव को आप इस तरह से मत देखना कि ये खराब चीज है, वैसे इसका मतलब ये है कि ये फ्रीडम फ्रॉम पे बात करती है कि अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस एटसेट्रा। पॉजिटिव लिबर्टी ये फैसिलिटेशन पे बात करती है, मतलब डेवलपमेंट पार्ट पे फोकस करती है। हो गया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स। लिबर्टी का एक एस्पेक्ट तो आता ही है कि भाई आपके ऊपर पॉलिटिकल रूलर्स अपनी पावर को आर्बिट्रेरी मैनर में एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ये एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी वाला पार्ट हम कह सकते हैं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये भी एक नेगेटिव लिबर्टी का ही एस्पेक्ट है। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, ये भी नेगेटिव लिबर्टी का ही पार्ट हो गया। बट डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है, क्योंकि अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी। तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं, लिबर्टी का मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को फुली डेवलप कर सको। अब फुली डेवलप करने के लिए आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब ये आपके पास मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस भी हो और साथ में आपके पास फैसिलिटीज भी हो, लाइक एजुकेशन, प्रोफेशन एटसेट्रा, सो दैट यू कैन डेवलप योरसेल्फ। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है उस पे हमें फोकस करना है कि हमें सारे ऑप्शंस एक बार को दिखने में ठीक लग सकते हैं कि भाई हाँ ये भी लिबर्टी की बात कर रहा है, ये भी लिबर्टी की बात करना, लेकिन आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे भी देखो, बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। अब फर्स्ट ऑप्शन रीड करेंगे कि जुडिशरी, कमिटेड जुडिशरी। अब लोगों को लग सकता है यार जुडिशरी तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, तो ये ऑप्शन सीम्स करेक्ट, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाए, यस मैन। तो कमिटेड जुडिशरी क्या आपको प्रोटेक्ट कर सकती है? नहीं, वो तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ मिली भगत होगी, तो ये आपकी सेफगार्ड के लिए नेगेटिव पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आपने सारी पावर्स मान लो यहीं पे सेंट्रलाइज कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मान लो है, कोई जुडिशरी लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, तो क्या आपकी लिबर्टी सेफगार्ड होगी? नहीं होगी। सेंट्रलाइजेशन एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर होता तो हम कह सकते थे कि या दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट, तो सेंट्रलाइजेशन पावर नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो जरूरी नहीं है कि आपकी लिबर्टी को सेफगार्ड कर पाए, क्योंकि ये तो एक जनरल पॉइंट है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऐसा करके, तो यहाँ कोई गारंटी तो नहीं है ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो आपकी लिबर्टी को सेफगार्ड करेगी ही करेगी। गवर्नमेंट पावर में आने के बाद भी करप्ट हो सकती है। डी इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स से हम क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेंटर स्टेट, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। और जब पावर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं प्रॉपर। चेक्स एंड बैलेंसेस से क्या होता है, हम इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को सेफगार्ड कर सकते हैं, बिकॉज नो एजेंसी विल बी ऑल इन वन पावरफुल। अगर लेजिस्लेचर पावरफुल होने की कोशिश करता है तो जुडिशरी विल कम विद जुडिशियल रिव्यू। तो दिस वे वन इंस्टीट्यूशन विल कीप प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द अदर विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आर,
रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और है क्वेश्चन, वो इक्वलिटी वाला क्वेश्चन है, बट उसको हम यहीं पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी का रिलेशनशिप है। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ, ये 2017 में आया था और रूल ऑफ लॉ 2018 में पूछा गया है। इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, ये कीवर्ड है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को स्पेशल राइट्स या फिर स्पेशल फैसिलिटीज दे रहे हैं, अदर्स को नहीं दे रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो ऐसा नहीं है हमारी सोसाइटी में। इक्वल सोसाइटी का मतलब होता है कि प्रिविलेजेस नहीं होंगे, मतलब सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लेकिन वी विल रीड अदर एज वेल। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, अब देखो पीछे हम क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स तो लिबर्टी से रिलेट होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का क्या मतलब होता है? कंपटीशन का मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है ऑन लेवल प्लेइंग ग्राउंड। अब अगर इक्वलिटी है तभी तो कंपटीशन होगा ना, अगर इक्वलिटी नहीं होती तो कंपटीशन का नाम ही नहीं होता। पीपल वुड बी गेटिंग इनटू द सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, वेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा ओनली। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन मेरिट का होना ही ये इंडिकेट करता है कि आपकी सोसाइटी इक्वल है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ एब्सेंस ऑफ पूछा गया है। देन एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है कि भाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फेथ, बिलीफ एटसेट्रा, तो इसका इक्वलिटी से क्या रिलेशनशिप है? हमारी इंडियन सोसाइटी में हम बात करते हैं इक्वलिटी के अंडर आर्टिकल 14, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारी सोसाइटी यूनिफॉर्म सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में तो डिफरेंट आइडियोलॉजी के पीपल रहते हैं, डिफरेंट फेथ्स के लोग रहते हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। तीन ऑप्शंस रॉन्ग हुए तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए, प्रिविलेजेस। अब देखो इक्वलिटी को आपको ये समझना है कि इक्वलिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझते हो कि भाई सब एक जैसी भाषा बोलेंगे, सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, सब एक जैसे ही आइडियाज रखेंगे, तो इक्वलिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी। इक्वलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टू स्पेसिफिक मीनिंग्स इक्वलिटी के क्या आते हैं। पहला तो यही है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, मींस किसी को हेड स्टार्ट नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, बर्थ, टाइटल एटसेट्रा। देन सेकंड जो मीनिंग है वो कहता है एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, मतलब व्हाई कंपटीशन, कि सबको एक सेम रनिंग ट्रैक दिया जाएगा और इस ट्रैक पे स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर वर्थ। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पीछे वाले क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस आ गया। अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ के प्लेस पे लिखा हो सकता है प्रेजेंस ऑफ। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लिखा होगा और सेम ऑप्शंस आई गिव यू, तो प्लीज पॉज वीडियो एंड ट्राई टू आंसर कि क्या आंसर होगा। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मतलब प्रिविलेजेस नहीं, प्रेजेंस तो नहीं, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होता है। प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स नहीं, अगेन लिबर्टी से रिलेटेड है। प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, यस, अगर मैं ये एब्सेंस कीवर्ड को चेंज कर दूं प्रेजेंस से और सेम ऑप्शंस रखूंगी तो आंसर क्या हो जाएगा? कंपटीशन। ठीक है, होप यू गोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखो रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया था वो एवी डाइसी ने दिया था, यूके मैन, और वी कैन से कि हमने भी रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया है। रूल ऑफ लॉ की बेसिकली तीन पिलर्स हैं, जो डाइसी ने तीन पिलर्स दिए। पहला पिलर है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर का मतलब है कि अपनी मन मर्जी की पावर या फिर अनलिमिटेड पावर, उसकी एब्सेंस रहेगी। मींस आपको कोई भी पनिश नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपने कोई लॉ वायलेट नहीं किया हो, और अगर आपका जो भी क्राइम है वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है तब तक आपको पनिश नहीं किया जा सकता। देन सेकंड पॉइंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। देन पिलर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। देखो ये ध्यान रखना है कि जो तीन पिलर्स हैं डाइसी ने जो गिवन है, तो थर्ड पिलर वो बोलता है कि भाई डाइसी के अकॉर्डिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनके जो लॉज बनाए गए हैं उन्हीं को जो हम कंपाइल कर देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है एक तरह से उनके हिसाब से। बट हमारे इंडिया में क्या है, जो पार्लियामेंट्री लॉज है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पिलर 3 इन इंडिया की जो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है उसको लॉ तभी बोलेंगे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट है, अदरवाइज जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट नल एंड वॉइड। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि कौन सा पिलर है जो इंडिया में मॉडिफाइड वर्जन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंपैरिजंस आते हैं कि ब्रिटिश में रूल ऑफ लॉ वर्सेस इंडिया में रूल ऑफ लॉ, विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। इंडिया में जो पिलर 3 है दैट इज मॉडिफाइड वर्जन, एंड हमारे यहाँ पे एवरीथिंग हैज टू बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट। बट जब यूके की बात करते हैं तो वहां पे डाइसी बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स से बना है, मतलब राइट्स हैं और वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, रिवर्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं। ठीक है, ऐसा होगा। ये यूके का केस है, ये इंडिया का केस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स, लिमिटेशन
एब्सेंस ऑफ पावर्स, हमने बात करी ना कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, तो ये पॉइंट सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सेकंड पिलर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। थर्ड है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब जब हमने तीनों पिलर पढ़े तो आप वहां से क्या आइडिया लग रहा है? रूल ऑफ लॉ एक तरह से किसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर? रूल ऑफ लॉ इज अबाउट गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल एंड नॉट वाइस वर्सा। देन फोर्थ पॉइंट लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। अगेन ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ का अल्टीमेट पर्पज क्या है? लोगों की लिबर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो अगर थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बी एंड सी। 2 and 4 दोनों में है, ठीक है। वी विल कंफर्म ऑन 1 लिमिटेशंस ऑफ पावर। यस, ये तो पिलर 1 ये एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर का मतलब पावर लिमिटेशन, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखो रूल ऑफ लॉ में एक चीज और मैं डिस्कस करना चाह रही थी, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। देखो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रूल बाय लॉ। देखो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ रूल्स नॉट मैन, ठीक है, बट रूल बाय लॉ कहता है कि लॉ इज ए टूल फॉर रूलर्स। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर डिक्टेटर है, किंग है, उसने एक लॉ बनाया, वो ऐसा लॉ बनाया जो लोगों की लिबर्टी को हार्म कर रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वो पर्टिकुलर किंग है, वो रूल बाय लॉ चल रहा है, मतलब वो लॉ को एज ए वेपन यूज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो वहां पे बहुत सारे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज थे जो क्या करते थे, जो लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए यूज किए जा रहे थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन को बोलेंगे रूल बाय लॉ। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है वो एक तरह से ये है कि भाई लॉ रूल्स और ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 पिलर्स, जो अभी हमने डाइसी के 3 पिलर्स डिस्कस किए थे। वो देखो लॉ एज ए शील्ड काम करेगा रूल ऑफ लॉ में, और रूल बाय लॉ में लॉ एज ए वेपन काम करेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये अभी भी बहुत सारे बच्चे जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, वो भी इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? रूल ऑफ लॉ, लॉ इज द मास्टर, रूल बाय लॉ, लॉ इज द टूल फॉर रूलर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये 2023 में जब पूछा गया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और इवन इस पे बहुत डिबेट भी हुआ था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझेंगे और ये एवरग्रीन टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी 2023 में जब ये आया था तब ये काफी डिबेट में रहा था, तो ये इट बिकम्स इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन इन द अपकमिंग एग्जाम एज वेल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पहले हम समझते हैं। देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जैसे रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ एक तरह से यूके का कॉन्सेप्ट है, हमने देखा। अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस, लॉ शुड नॉट जस्ट बी फॉलोड, लॉ इटसेल्फ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ये 3 कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को तो फॉलो करता ही करता है, साथ में उसमें लॉ की रीजनेबलनेस भी चेक करता है। रीजनेबलनेस चेक होती है बाय फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। अब हम एक एक चीज को देखते हैं। हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को समझते हैं पहले, क्योंकि क्या बताया मैंने कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो इंक्लूड होगा ही होगा ड्यू प्रोसेस में, प्लस में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होगा रीजनेबलनेस वाला। अब हम आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिनाई योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें जब भी जुडिशरी आपका कोई भी केस रिव्यू करेगी तो 3 चीजें चेक होती हैं कि क्या कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको अरेस्ट किया गया है, क्या वो लॉ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने पास किया था, जब पार्लियामेंट ने लॉ पास किया तो क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया था, लाइक लोकसभा राज्यसभा में पास करना, देन प्रेसिडेंट के पास जाना एटसेट्रा। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट सिर्फ प्रोटेक्शन मिल रही है। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स तो फॉलो होंगे ही होंगे, साथ में 4th पॉइंट ये देखा जाएगा कि क्या वो लॉ फेयर है कि नहीं है बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और ये एक तरह से आपको प्रोटेक्शन देता है बोथ के अगेंस्ट, लेजिस्लेचर एज वेल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही थी, यहाँ पे लेजिस्लेचर के अगेंस्ट मिल गई कि भाई जो कानून बनाने वाले थे क्या उन्होंने भी सही कानून बनाया था कि नहीं बनाया था। अब आता है कि जब हम ये यार्डस्टिक लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसके क्या फीचर्स हैं? ये अगेन अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि नेचुरल जस्टिस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, नो मैन कैन बी पनिश अनहर्ड। सेकंड पॉइंट है नो मैन कैन बी जज टू हिज ओन केस। मान लो मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस लगे और मेरे केस में मैं ही जज बन गई, तो क्या फेयर ट्रायल होगा? एंड थर्ड पॉइंट है अथॉरिटी मस्ट एक्ट विदाउट एनी बायस। मतलब जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसको बिना किसी बायस के एक्ट करना पड़ेगा विद राइट इंटेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास बेटर स्टेटस है तो आप स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये इंश्योर करना है कि अथॉरिटी मस्ट एक्ट विदाउट एनी बायस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स एज इट इज आ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का
जो एसेंस है उसमें इस चीज को हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं कि भाई ये तो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। देन फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, अगेन हम बार बार बात कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए लॉ, तो ये हमें थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अगेन हमें ये पता तो होना चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, वो एक तरह से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है अंडर आर्टिकल 21। तो 21 पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करता था, लेकिन मेनका गांधी केस से ये क्या हुआ, इवोल्व होके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी है तो हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 21 के अंदर ये बात होती थी पहले, लेकिन उसका नेक्स्ट वर्जन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो ऑप्शंस हैं ए एंड सी, इन दोनों में देखना है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अभी हमने बात करी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और इन दो ऑप्शंस के बीच में ही काफी कंफ्यूजन थी। इंस्टीट्यूशंस ने बहुत सारों ने आंसर दिया था फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लेकिन यूपीएससी हैज चोजन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और मैंने अभी बताया भी कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये एक एस्पेक्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर, लेकिन जो बिगर पिक्चर है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मींस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड्स प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस रीजनेबलनेस बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड।